पिछली वीडियो में हमने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जीवों में जनन, इसके कुछ पॉइंट्स को इसमें आने वाले कुछ पॉइंट्स को हमने पढ़ लिया था, जैसे जीवन अवधि, जनन क्या है, जननी क्यों आवश्यक है। आज हम इसके आगे के पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। इसका अगला पॉइंट है जनन के प्रकार। तो जनन के प्रकार या जनन की विधियां भी हम कह सकते हैं। तो जनन की विधियां होती हैं दो प्रकार की। जनन की दो प्रमुख विधियां पाई जाती है। पहला अलैंगिक, जिसे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम आज पहले अलैंगिक जनन के बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर हम लैंगिक जनन को पढ़ेंगे। तो पहला है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है वो बहुत सरल होता है। इसमें एक ही व्यक्तिगत पौधा वयस्क होकर अपने जैसी प्रतिलिपियां, मतलब आइडेंटिकल कॉपीज के रूप में संतानें उत्पन्न करता है। मतलब कहने का ये कि अलैंगिक जनन जो होता है उसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। इसमें एक ही जनक होता है जो अपने समान संततियों को उत्पन्न करके अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखता है। फिर आगे, अतः जनक तथा संतानों के बीच आनुवांशिक पदार्थ एवं आनुवांशिक लक्षणों में कोई अंतर नहीं होता है। मतलब कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतानें अपने पैतृक जनक से ही पूरी आनुवांशिक पदार्थ हो या आनुवांशिक लक्षण हो, उसमें कोई भिन्नता नहीं पाई जाएगी। जैसे ही पैतृक पीढ़ी होगी वैसे ही जनक पीढ़ी होगी, इसमें कोई डिफरेंट नहीं पाए जाएंगे। ये संततियां जो होती हैं आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से समान होती हैं। मतलब यही कि जैसे कि जनक पीढ़ी थी, जनक पीढ़ी में अलैंगिक जनन हुआ, उससे उत्पन्न होने वाली संतानें अपने जनक से ही आनुवांशिकता में भी समान होती हैं। उनके आकार भी जो होते हैं अपनी जनक पीढ़ी से मिलते हैं। इसीलिए अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतानों को सम्मिलित रूप से एक पुंजक मीन्स क्लोन कहते हैं तथा इस जनन को एकल जीव जनन भी कहते हैं। कहने का मतलब क्लोन वे होते हैं, अलैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाली संतानों को क्लोन कहते हैं, जो अपने जनक पीढ़ी से आनुवांशिक रूप में और आकार की मतलब उनका आकार भी अपने जनक के समान ही होता है, उसे ही हम क्लोन कहते हैं। ऐसा और क्या, तथा इस जनन को एकल जीव जनन कहते हैं। एकल जीव जनन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक ही जीव की आवश्यकता होती है। एक ही जीव जो होता है वो वही अलैंगिक जनन करके अपने समान जीवों को उत्पन्न करता है, इसीलिए इसको एकल जीव जनन कहते हैं। अब आगे है अलैंगिक जनन की विधियां, मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन की क्रिया प्रायः निम्न श्रेणी के एक कोशिकी तथा बहुकोशिकी सरल जीवों में पाई जाती है। मतलब कि अलैंगिक जनन करने वाले निम्न श्रेणी के एक कोशिकी मतलब एकल जीव जनन करते हैं और बहुकोशिकी सरल जीवों में पाई जाती है। एक कोशिकी को हम यूनिसेल्युलर कहते हैं तथा बहुकोशिकी को मल्टीसेल्युलर कहते हैं। यही एक कोशिकी तथा बहुकोशिकी जीव निम्न प्रकार के एक कोशिकी तथा बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अलैंगिक जनन की कुछ प्रमुख विधियां हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है द्विविभाजन, जिसे इंग्लिश में बाइनरी फिजन कहते हैं। दूसरा है बीजाणु जनन, जिसे स्पोर्युलेशन या स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं, मतलब बीजाणु जनन। तीसरा है मुकुलन, जिसे हम इंग्लिश में बडिंग कहते हैं। चौथा है खंडी भवन या पुनरुद्ध भवन। खंडी भवन को फ्रैगमेंटेशन या पुनरुद्ध भवन रीजेनरेशन कहता है। पांचवा है पुटी भवन, इंसाइस्टेशन। ठीक, अब हम पढ़ेंगे एक एक करके, सबको पढ़ेंगे अभी हम। पहला था द्विविभाजन मतलब बाइनरी फिजन। द्विविभाजन प्रायः एक कोशिकीय जीवों में होता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि अलैंगिक जनन एक कोशिकी तथा बहुकोशिकीय सरल जीवों में पाई जाती है, ये तो हमने पढ़ लिया था। वही है द्विविभाजन प्रायः एक कोशिकीय जीवों में होता है। इस विभाजन में जनक का एक कोशिकीय शरीर समसूत्री अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं इसको माइटोटिक विभाजन द्वारा दो समान संततियों में बढ़ जाता है। स्पष्ट है कि इसमें जनक सदस्य की मृत्यु नहीं होती, परंतु पृथक जीव के रूप में इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, यूग्लिना, ईस्ट। इसमें केंद्र के विभाजन के बाद जनक के शरीर का विभाजन होता है। जैसा डायग्राम यहाँ पे दिया है,
ये एक अमीबा का डायग्राम है जिसमें ये जनक पीढ़ी है। जनक में द्विविभाजन हुआ जिसमें समसूत्री विभाजन होता गया। इसके न्यूक्लियस में समसूत्री विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप अंत में दो डॉटर सेल्स का निर्माण हुआ जो द्विविभाजन में दो भागों में बट गई। जैसे जनक पीढ़ी थी वैसे ही आकार की और आनुवांशिक रूप से समान होंगी ये दोनों अमीबा की दोनों डॉटर सेल्स जो बनी है। अब अगला है बीजाणु जनन, स्पोर्युलेशन। बीजाणु जनन में बीजाणु एक कोश की पतली भित्ति युक्त होता है। बीजाणु बनने के बाद उनका प्रकीर्णन होता है, मतलब फैला होता है, तथा नए पौधे या जीवों का अंकुरण जर्मिनेशन द्वारा निर्माण होता है। मतलब कि बीजाणु में एक कोश की पतली भित्ति होती है। बीजाणु बनने के बाद उनका प्रकीर्णन होता है तथा नए पौधे या जीव का अंकुरण द्वारा निर्माण होता है। मुख्यतः कवक व शैवाल प्रायः बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। मतलब जो कवक और शैवाल होते हैं वो बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, शैवाल में बनने वाले चल बीजाणु तथा अचल बीजाणु, निश्चेष्ट बीजाणु व सुप्त बीजाणु, पेंसिलियम में कोनिडिया तथा स्पंज में जैम्यूल आदि बीजाणु जनन के उदाहरण हैं। तीसरा है हमारा मुकुलन, जिसे हम बडिंग कहते हैं। मुकुलन का विभाजन ईस्ट में पाया जाता है। इस प्रक्रिया में कोशिका में बाह्य वृद्धि, मतलब बाहर की वृद्धि होती है, बाहरी शरीर में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। बाह्य वृद्धि होकर एक या एक से अधिक छोटी गोलाकार संरचनाएं बन जाती हैं तथा जनक कोशिका में केंद्रक सूत्री विभाजन माइटोसिस द्वारा संततियां दो भागों में बढ़ जाती हैं। कुछ समय के बाद प्रत्येक रचना ईस्ट की नई कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। मतलब ईस्ट की एक कोशिका ईस्ट की पैरेंट सेल जो होती है उसके बाहरी भाग में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है जो एक से अधिक गोलाकार संरचनाएं बन जाती हैं तथा इसके केंद्रक सूत्री विभाजन मतलब माइटोसिस द्वारा ये दो भागों में बढ़ जाती है। इसी से मुकुलन होता है, इससे मुकुल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। इस क्रिया, जैसे यहाँ पे लिखा है, इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। कभी कभी ये उदर्थ मतलब आउटग्रोथ रचनाएं अपनी मातृ कोशिका से अलग नहीं होती तो जनन कोशिका की श्रृंखला बन जाती है जिसे आभासी माइसीलियम कहते हैं, परंतु अंत में ये पृथक हो जाती हैं। जैसे डायग्राम में दिया है, ईस्ट की पैरेंट सेल ये हो गई, इसमें मुकुलन हुआ, मतलब कि इसमें थोड़ा सा बाहरी उभार है, बाह्य वृद्धि हुई। जो बाह्य वृद्धि हुई और ये जो डॉटर सेल का निर्माण हुआ, वो जो बड का निर्माण हुआ वो इसी में थोड़ी सी अलग नहीं हुई। मतलब ये जो बड था वो अपने पेरेंट सेल से मतलब अलग नहीं हुआ। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब धीरे धीरे ये ग्रोथिंग करता है, इसमें वृद्धि होती है तो ये अलग हो जाता है। यही कहलाता है हमारा मुकुलन। ये था अलैंगिक जनन का तीसरा विधि। अलैंगिक जनन की चौथी विधि है खंडी भवन या पुनरुद्ध भवन, जिसे हम फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन कहते हैं। इस विधि में बहुकोशिकीय जनक पौधे का शरीर दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा पुनरुद्ध भवन मतलब रीजनरेशन द्वारा एक नई वयस्क संतति में विभाजित हो जाता है। मतलब कि जो जनक पौधे होते हैं उनका शरीर दो या दो से अधिक टुकड़ों में बढ़ जाता है और एक नए दो या दो से अधिक टुकड़ों में बढ़ जाता है तथा एक नई वयस्क संतति का निर्माण करता है, जिसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। यह विधि कई प्रकार के अकशेरुकी जंतुओं में पाई जाती है तथा स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, रिक्सिया, मार्केंसिया आदि ब्रायोफाइटा के पौधों में खंडी भवन की क्षमता होती है। खंडी भवन प्रकार का अलैंगिक जनन हाइड्रा में भी होता है। जैसे यहाँ पे स्पाइरोगायरा के तंतु का विखंडन या खंडी भवन दिया गया है। इसमें जो जनक पौधा था वो दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है, जिससे एक नई वयस्क संतति का निर्माण होता है। यही था हमारा खंडी भवन, चौथी विधि। अब है पांचवी विधि, जिसका नाम है पुटी भवन, इंसाइस्टेशन। अमीबा विषम परिस्थितियों में अपने कूटपाद या पादाफ जिसे स्यूडोपोडिया को
वापस लेकर एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण या शिस्ट बनाता है, जिसे पुटी-भवन कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियां वापस आने पर अमीबा बहुविभाजन मतलब मल्टीपल फिजन द्वारा विभाजित होकर बहुत सारे सूक्ष्म अमीबा बनाते हैं, जो शिस्ट की भित्ति फटने पर अपने वातावरण में बाहर आकर नए अमीबा का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं, स्पॉर्युलेशन। इसके अतिरिक्त कुछ और भी जीव होते हैं जिसमें पुटी-भवन पाया जाता है, जैसे फंजाई व साधारण शैवालों में विशेष अलैंगिक संरचनाएं होती है जो जनन में भाग लेती हैं। ये संरचनाएं कोनिडिया, कलिका मतलब बर्ड्स, जेम्यूल्स इत्यादि होते हैं। इसका उदाहरण है चल बीजाणु। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये अमीबा का हो गया, ये इसमें कोनिडिया बनते हैं, कोनिडिया होता है और इसमें बर्ड्स बनते हैं। यही है डायग्राम। यही था हमारी पांचों विधि, जिस अलैंगिक जनन की ये हमारी 5 विधियां थी जिसे हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन के लाभ। अलैंगिक जनन के लाभ मतलब एडवांटेजेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन से होने वाले लाभों में पहला पॉइंट है, अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति आकारिकी व आनुवांशिक मतलब जिसे आकारिकी मतलब आकारिकी का अध्ययन हम किस में करते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं उसे, और आनुवांशिक मतलब जेनेटिक्स। अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति आकारिकी व आनुवांशिक रूप में जनक के समान होती हैं। मतलब कि अभी जैसे हमने पढ़ा था कि इसको क्लोन कहते हैं। जब एक जनक बहुत से खंड में विभाजित हो जाता है या उसमें मुकुल का निर्माण होता है या पुटी-भवन द्वारा या बीजाणु जनन द्वारा डॉटर सेल्स का निर्माण करता है, मतलब पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है, तो वे संततियां जो होती हैं वो आकारिकी व आनुवांशिक रूप से जनक के समान ही होती हैं। दूसरा पॉइंट है, संतति में गुणसूत्र की संख्या जनक के गुणसूत्रों की संख्या के समान होती है। कहने का मतलब ये कि जब अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है तो जितने ही गुणसूत्र जनक में होंगे उतने ही गुणसूत्र संतति में भी होंगे। यही है कि संतति में गुणसूत्रों की संख्या जनक के गुणसूत्रों की संख्या के समान होती है। तीसरा पॉइंट है, इस जनन में युग्मकों का निर्माण, निषेचन, भ्रूण विकास आदि क्रियाएं नहीं होती, अतः गुणन तीव्रता से होता है। मतलब कि जो अलैंगिक जनन होता है इसमें युग्मकों का निर्माण करना, युग्मकों का संलयन होता है, तो निषेचन के लिए फिर भ्रूण विकास ये क्रियाएं नहीं होती, जिससे इसमें गुणन तीव्रता से होता है और इसके फलस्वरूप बहुत सारी संततियों का निर्माण होता है। अब चौथा पॉइंट है, यह जनन एक जनक द्वारा होता है। हमने पहले ही पढ़ लिया था कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक यूनिपैरेंटल द्वारा होता है, मतलब कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है, अतः जनन के निश्चित होने की संभावना अधिक होती है। मतलब कि जब एक ही जनक है तो उससे उत्पन्न होने वाली संतानें भी बहुत होंगी, इसलिए जनन के निश्चित होने की संभावना भी अधिक होती है। पांचवा पॉइंट है, अनेक पौधे जैसे शैवाल में यह प्रतिकूल परिस्थितियां व्यतीत करने का भी साधन है। ये थे हमारे अलैंगिक जनन से होने वाले लाभ। अलैंगिक जनन से होने वाली कुछ हानियां भी हैं, जैसे अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और न ही 2 विभिन्न आनुवांशिक संरचना वाले युग्मक संयुक्त होते हैं, अतः नई प्रजाति का विकास भी नहीं होता। कहने का मतलब ये कि जब अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तो दोनों जो पैतृक कोशिका होती है और जो पुत्री कोशिका होती है वो आनुवांशिक रूप से भिन्न नहीं होती। उसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता, उसमें निषेचन नहीं होता, उसमें जो नई प्रजातियां आती हैं उनका विकास भी नहीं होता। मतलब जैसे ही जनक पीढ़ी होगी वैसे ही संतति पीढ़ी भी होगी। आनुवांशिक जैसे ही जनक पीढ़ी है वैसे ही संतति पीढ़ी होगी, बस। दूसरा पॉइंट है, इस जनन की निरंतरता से संतति दुर्बल होती जाती है। मतलब कि जैसे पहली पीढ़ी विभाजन होकर पहली पीढ़ी में जो जनक था वो, जैसे यहाँ पे हमने अमीबा का एग्जाम्पल लिया था कि एक पीढ़ी है, ये है हमारी पैतृक पीढ़ी मतलब पेरेंट सेल, जो विभाजन होके 2 डॉटर सेल्स का निर्माण करती है। फिर ये विभाजन होंगे, इसमें जो इसकी जो शक्ति थी वो 2 भागों में बट गई। फिर ये जो
दो डॉटर सेल्स बने हैं, वे भी तो जनक पीढ़ी में परिवर्तित होंगे। फिर जनक पीढ़ी में परिवर्तित होंगे तो इनसे भी दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, फिर आगे चल के उनसे दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, जिसके फलस्वरूप इस जनन की निरंतरता से संतति दुर्बल होती जाती है। तीसरा पॉइंट है, संतति जीवों में कोई नए लक्षण उत्पन्न नहीं होते। ये तो कॉमन सी बात है, क्योंकि जब जनक पीढ़ी समान है और संतति पीढ़ी समान ही है तो इसमें नए लक्षण उत्पन्न होने के कोई चांस ही नहीं है। मतलब कि संतति जैसे जनक पीढ़ी है वैसे ही संतति पीढ़ी है, इसीलिए संतति जीवों में कोई नए लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं। ये था हमारा अलैंगिक जनन। जनन की विधि में पहला था ये अलैंगिक जनन। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन।